आज न्यूयॉर्क सिटी हाउसिंग कोर्ट में सरकार के भागीदारों, सिटी हॉल के नेताओं और उन समर्पित कानूनी सेवा प्रदाताओं, किराएदारों और समर्थकों के साथ यहाँ होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जिन्होंने लंबे समय से न्याय की लड़ाई में खुद को समर्पित कर दिया है। मैं विशेष रूप से हमारी स्टेट सीनेटर जूलिया सालाजार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो यहाँ हमारे साथ हैं। हमारे पास हाउसिंग और प्लानिंग की डिप्टी मेयर लैला बोजॉर्ग, हमारी एचपीडी कमिश्नर दीना लेवी, हमारे डीओबी कमिश्नर अहमद तघानी, मेयर ऑफिस टू प्रोटेक्ट टेनेंट्स की हमारी डायरेक्टर सिया वीवर हैं। हमारे साथ माननीय जैक स्टोलर भी हैं, जो न्यूयॉर्क सिटी हाउसिंग कोर्ट के सुपरवाइजिंग जज हैं। हमारे साथ लीगल एड सोसाइटी के सिविल प्रैक्टिस की चीफ अटॉर्नी एड्रिन होल्डर भी हैं। और एक बार फिर मैं उन सभी कानूनी सेवा प्रदाताओं और किराएदार संगठनों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो यहाँ दर्शकों के बीच बैठे हैं और हमारे पीछे भी खड़े हैं। अब हाँ, मुझे लगता है कि वहाँ एक ताली बजी थी, हम उनके लिए तालियां बजा सकते हैं। हर एक दिन न्यूयॉर्क शहर के निवासी इस अदालत के मुख्य दरवाजों से होकर अंदर प्रवेश करते हैं, जिनमें से कई लोग अत्यंत ही खतरनाक और दयनीय परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अब वे एक पल भी और इस स्थिति को सहन करने में असमर्थ हैं। बुजुर्ग न्यूयॉर्क वासी जिन्हें 12 मंजिल सीढ़ियां उतरकर नीचे आना पड़ता है क्योंकि उनके अपार्टमेंट की लिफ्ट महीनों से खराब पड़ी है। वे माता पिता जो अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए डरते हैं क्योंकि लिविंग रूम में लेड पेंट है, बाथरूम में काली फफूंद है और फर्श की दरारों से कॉकरोच रेंगते हुए अंदर आ रहे हैं। वे परिवार जिन्हें अस्थायी रहने की स्थितियों में मजबूर होना पड़ा है क्योंकि उनका घर आग या बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हो गया है और उनका मकान मालिक जरूरी मरम्मत करने से इनकार कर देता है। इसके बावजूद भी न्यूयॉर्क सिटी हाउसिंग कोर्ट में लंबित मामलों की अत्यधिक संख्या के भारी दबाव के कारण जो लोग अत्यंत दयनीय और बदतर परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं, वे अक्सर कई हफ्तों और कभी-कभी तो महीनों तक अपने मामले की सुनवाई, अंतिम फैसले के आने, महत्वपूर्ण मरम्मत के कार्य के पूरा होने और अपनी जीवन स्थिति में सुधार का बेसब्री से इंतजार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज हम इसे खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि एकीकृत अदालत प्रणाली अब उन आपातकालीन हाउसिंग कोर्ट मामलों को फास्ट ट्रैक करेगी जहां न्यूयॉर्क वासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और भलाई को खतरा है। ये हमारी हाल ही में जारी रेंटल रिफॉर्म रिपोर्ट में की गई प्रतिबद्धता को पूरा करना है और ये हमारे फिक्स द सिटी अभियान का एक मुख्य हिस्सा है। मैं माननीय जज अली की साझेदारी और नेतृत्व के लिए आभारी हूं, जिन्होंने शहर भर के सभी हाउसिंग कोर्ट जजों को एक झांपन जारी किया है जो आपातकालीन मामलों में तुरंत तेजी लाएगा। ये फास्ट ट्रैक उन मामलों में तेजी लाएगा जो सबसे ज्यादा गंभीर और सबसे जटिल हैं। वे मामले जहां एक इमारत की कम से कम 1/3 इकाइयों पर खाली करने का आदेश लागू है, जहां परिवारों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया है। वे मामले जहां कम से कम 1/3 इकाइयों में आवश्यक सेवाओं जैसे गर्मी, गर्म पानी, बिजली या गैस की कमी के लिए तत्काल खतरनाक उल्लंघन का मामला खुला है। वे मामले जहां एक इमारत में लिफ्ट खराब है और पिछले 1 साल के भीतर जारी किए गए डीओबी क्लास 1 उल्लंघन द्वारा इसे दर्ज किया गया है। और 7A मामले जहां स्थितियां इतनी खराब हो गई हैं कि शहर या खुद किराएदार लगातार और गंभीर लापरवाही के कारण अदालत से इमारत के लिए नए प्रबंधन की नियुक्ति करने के लिए कहते हैं। अब इन विशेष कानूनी मामलों के अंतर्गत माननीय न्यायाधीश महोदय संबंधित दोनों पक्षों को औपचारिक नोटिस प्राप्त होने के 5 कार्य दिवसों की समय सीमा के भीतर अदालत में पुनः उपस्थित होने का अनिवार्य निर्देश देंगे। ये उस तरह का बदलाव है जिसकी किराएदार लंबे समय से मांग कर रहे थे और जिस तरह के बदलाव के वे हकदार हैं। सिटी हॉल उन लगभग 70% न्यूयॉर्क वासियों के लिए लड़ रहा है जिनके पास अपना घर नहीं है। पदभार संभालने के अपने पहले दिन हमने मेयर ऑफिस टू प्रोटेक्ट टेनेंट्स को फिर से शुरू किया और इसका नेतृत्व करने के लिए सिया वीवर को नियुक्त किया। आज हमने 5 नगरों में रेंटल रिफॉर्म सुनवाई की है और न्यूयॉर्क शहर की पहली रेंटल रिफॉर्म रिपोर्ट जारी की है और हम शहर की कोर्ट प्रवर्तन प्रणाली में सुधार कर रहे हैं, जिसमें एचपीडी, डीओबी और कई अन्य के साथ अंतर एजेंसी प्रवर्तन दिवस शामिल हैं। कुल मिलाकर इनमें से प्रत्येक सुधार आवास संकट को हल करने के हमारे व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें सार्वजनिक आवास में सुधार, नए किफायती आवास बनाने और हमारे पास पहले से मौजूद किफायती घरों को संरक्षित करने में ऐतिहासिक $22 बिलियन का निवेश शामिल है। मेयर फियोरेलो लागार्डिया ने एक बार लिखा था कि सरकार का मूल कार्य व्यापक स्तर पर न्याय प्रदान करना था।
न्याय, उन्होंने कहा, हर किसी को जीवन की सुंदरता और बेहतर चीजों के लिए कुछ मौका देता है। गर्मी और गर्म पानी वाला घर होना, कीटों और फफूंद से मुक्त घर, एक ऐसा घर जिसमें आप रह सकें, परिवार पाल सकें, वो व्यापक स्तर पर न्याय है। एक न्याय जो हर न्यूयॉर्क वासी के जीवन में बेहतर चीजों को संभव बनाता है। और आज हम यहाँ बिल्कुल वही देने आए हैं। धन्यवाद। थैंक यू। और अब मैं इसे आज सुबह की हमारी एमसी कमिश्नर दीना लेवी को सौंप दूंगा। मेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एचपीडी में अपने समय की शुरुआत में मैं कानूनी अधिवक्ताओं के एक छोटे समूह से मिली और उनसे पूछा कि वे शहर के सबसे खराब मकान मालिकों को जवाबदेह ठहराने में सबसे बड़ी बाधा क्या देखते हैं। जवाब काफ़ी सरल था। उन्होंने कहा कि वह समय था। सबसे उपेक्षित इमारतों में जहां खाली करने के आदेश हैं और किराएदारों को परिवार के सदस्यों के साथ रहने या आश्रय में जाने के लिए मजबूर किया जाता है, या 20 मंजिला इमारतें जहां लिफ्ट काम नहीं करती हैं और किराएदार सचमुच अपने ही घर में बंधक बन जाते हैं। महीने सालों में बदल सकते हैं और अक्सर निवासी उस आवास न्याय को पाने की उम्मीद छोड़ देते हैं जिसके वे हकदार हैं। ये ऑफिस ऑफ कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी निर्देश के लिए धन्यवाद। वे दिन अब खत्म हो गए हैं। ये पहल शहर को ठीक करने के हमारे वादे को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता बनाती है। एचपीडी और कानूनी सेवा प्रदाताओं को एक स्पष्ट और सीमित समय सीमा देकर हम न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट सिस्टम के माध्यम से सबसे गंभीर प्रवर्तन मामलों को उस तत्परता और तात्कालिकता के साथ आगे बढ़ाएंगे जिसके वे हकदार हैं। मैं ऑफिस ऑफ कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे नेतृत्व वर्ग का उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। इनमें चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव जज अली, चीफ क्लर्क फे, डिप्टी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव जज सिल्वेरा, जज स्टोलर और असिस्टेंट डिप्टी काउंसिल कैंपनर विशेष रूप से शामिल हैं। और निश्चित रूप से न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग्स में मेरे सहयोगी कमिश्नर अहमद तघानी और मेयर ऑफिस 2 प्रोटेक्ट टेनेंट्स की डायरेक्टर सिया वीवर को इस अत्यंत महत्वपूर्ण पहल को आगे बढ़ाने में उनकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। और अब एक और हाउसिंग चैंपियन, न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली की हाउसिंग चेयर असेंबली वुमन लिंडा रोसेंथल का स्वागत करना मेरे लिए खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया। ये घोषणा एक सपना सच होने जैसा है। इसमें शामिल सभी का धन्यवाद। आप मेरा काम कम करना चाहते थे और हम यहाँ हैं। अब हमें बार बार दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ेंगे। हमें अब गुस्से भरे पत्र नहीं लिखने पड़ डालेंगे, क्योंकि शहर अब उन उपेक्षित इमारतों में किराएदारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां रख रखाव की कमी और खतरनाक स्थितियों पर कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण किराएदारों को परेशान किया जाता है। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मेयर, कमिश्नरों और इसमें शामिल सभी का धन्यवाद। इससे न्यूयॉर्क के हजारों किराएदारों का जीवन सुरक्षित और बेहतर होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद असेंबली वुमन। तो अब मुझे एक पुराने दोस्त किराएदारों के लिए एक कट्टर वकील का परिचय कराते हुए खुशी हो रही है, और मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं इसे सही कहूँ। लीगल एड सोसाइटी में सिविल प्रैक्टिस की मुख्य वकील एड्रियन होल्डर। कितनी शानदार सुबह है, ये अविश्वसनीय है। मेयर महोदय, कमिश्नर डाना लेवी, सिया वीवर, एचपीडी, ओसीए और जैक स्टोलर जैसे गणमान्य व्यक्तियों के साथ यहाँ होना वाकई एक अद्भुत अनुभव है। हम वास्तव में इस मुद्दे की गंभीरता को पहचानने और न्यूयॉर्क वासियों को घर दिलाने में मदद करने के लिए कार्रवाई करने के लिए सभी की सराहना करते हैं। लीगल एड सोसाइटी में हम हर रोज़ अपनी आंखों से देखते हैं कि किस तरह खतरनाक और असुरक्षित स्थितियों के चलते अपना घर छोड़ने पर परिवारों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। घर खाली करने का आदेश तो सुरक्षा के लिहाज से केवल एक अस्थायी उपाय माना जाता है, लेकिन किराएदारों के लिए यह विस्थापन अक्सर महीनों या फिर कई वर्षों तक खिंचता चला जाता है, जिसके बेहद गंभीर और दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ते हैं।
100 बच्चों को अपने स्कूल जाने में कठिनाई होती है। माता पिता काम पर बने रहने या काम पर जाने के लिए संघर्ष करते हैं। बुजुर्ग और विकलांग लोग अक्सर अपना सहारा खो देते हैं और परिवार अक्सर अपनी संपत्ति, अपने कपड़े, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों, अपने पूजा स्थलों, अपने समुदायों जिन्हें वे घर कहते हैं, ओसी साइंचर, फिर अपनी स्थिरता से अलग हो जाते हैं। वर्षों से लीगल एड सोसाइटी ने खाली करने के आदेशों और अन्य आपातकालीन स्थितियों से जुड़ी हाउसिंग पार्ट की कार्यवाही में देरी के बारे में चिंता जताई है। हमने देखा है कि कैसे प्रक्रियात्मक देरी किराएदारों को उनकी ज़रूरत के अनुसार मरम्मत कराने से रोक सकती है और परिवारों को उनकी अपनी किसी गलती के बिना अस्थायी आवास में फंसा सकती है। इसीलिए यह नई नीति मायने रखती है। उन मामलों के लिए एक तेज़ रास्ता बनाकर शहर और अदालतें कुछ मौलिक पहचान रही हैं। घर असुरक्षित होने पर विस्थापित न्यूयॉर्क वासियों के लिए उसे रहने लायक बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अस्थायी स्थानांतरण का मतलब स्थायी विस्थापन नहीं होना चाहिए। एचपीडी के साथ इस नीति को विकसित करने पर हमें गर्व है। हम उस समस्या के समाधान के लिए एचपीडी की प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं जिसने न्यूयॉर्क वासियों को भारी कठिनाई में डाला है। ये सुधार केवल अदालती प्रणाली के माध्यम से मामलों को अधिक कुशलता से आगे बढ़ाने के बारे में नहीं है। ये परिवारों को कुछ ऐसा वापस पाने में मदद करने के बारे में है जिसे बदलना अविश्वसनीय रूप से कठिन है, और वो है स्थिरता। हमारा लक्ष्य हमेशा सरल होना चाहिए। जब किसी न्यूयॉर्क वासी को उसकी अपनी सुरक्षा के लिए उसके घर से बाहर निकाला जाता है तो उसे जल्द से जल्द अपने घर वापस जाने में सक्षम होना चाहिए। और इसलिए हम शहर, अदालतों और अपने भागीदारों के साथ काम करना जारी रखने के लिए तत्पर हैं। हमारे बहुत से भागीदारों को धन्यवाद। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह नीति उस वादे को पूरा करे और अनावश्यक प्रक्रियात्मक देरी के कारण कोई भी किराएदार पीछे न छूटे। फिर से, किसी भी अस्थायी खाली करने की आदेश या स्थानांतरण का मतलब स्थायी विस्थापन नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एड्रियन और सभी कानूनी सेवा प्रदाताओं को। तो अंत में मैं किसी ऐसे व्यक्ति का स्वागत करना चाहूंगा जिसने एक किराएदार आयोजक के रूप में ठीक इन्हीं मुद्दों के लिए लड़ते हुए अपनी शुरुआत की थी। कृपया स्टेट सीनेटर जूलिया सालाझार का स्वागत करें। धन्यवाद कमिश्नर। ब्रुकलिन और क्वींस के मेरे ज़िले में रोज़ हम निवासियों और पड़ोसियों से उन भयानक हालातों के बारे में सुनते हैं जो वे और उनके परिवार झेल रहे हैं। यह अन्याय है। एंड ओरिटीन फॉर HRHs अभी इन संघर्षों का सामना करे शुरू कर रहे हों या उन्हें इस प्रणाली की विफलताओं के कारण वर्षों तक इसका सामना करना पड़ा हो, यह अन्यायपूर्ण है। और मैं मेयर और ऑफिस ऑफ कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सराहना करती हूँ कि उन्होंने ये पहचाना कि इसे इस तरह होने की ज़रूरत नहीं है, और न केवल इतना बल्कि इसे बदलने के लिए आज कार्रवाई की। ये मेरे लिए व्यक्तिगत है। इसके अलावा कि मैं एक ऐसे ज़िले का प्रतिनिधित्व करती हूँ जहाँ 80% से अधिक किराएदार हैं। यह मेरी बरसों पुरानी कहानी है। जब मैं शहर की एक जर्जर इमारत में रहती थी, हालात इतने बुरे थे कि हमें हाउसिंग कोर्ट जाना पड़ता था। मैं इसे बखूबी जानती हूँ, पर यह हकीकत है जिसे हमारे पड़ोसी न्यूयॉर्क वासी और परिवार रोज़ जीते हैं। इसलिए मैं मेयर, OCA और सरकार में भागीदारों उन सभी को धन्यवाद देती हूँ जो न केवल आज यह कार्रवाई करने के लिए एक साथ आ रहे हैं, बल्कि उन चिकित्सकों को भी जो ये सुनिश्चित करेंगे कि इसे लागू किया जाए और हम न्यूयॉर्क शहर में हाउसिंग कोर्ट में किराएदारों के लिए बदलाव और न्याय देखें। धन्यवाद। तो ठीक है, इसके साथ हम मीडिया के सदस्यों के कुछ ऑन टॉपिक सवालों से शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने के लिए ऑन टॉपिक सवाल, मैं तो वहां केटी के साथ ही अपनी बातचीत की शुरुआत करूंगा। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते मेयर, कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है? अच्छा, क्या आपको पिछले केस लोड को देखते हुए उन मामलों की संख्या का अंदाज़ा है जो इस रास्ते के लिए पात्र होंगे? और फिक्स्ड सिटी में 7A प्रोग्राम के लिए ये बदलाव किस हद तक ज़रूरी है? जैसे क्या फिक्स्ड सिटी पहल के हिस्से के रूप में 7A प्रोग्राम इस बदलाव के बिना संभव था? जैसे उसकी गति किस हद तक इस बदलाव पर निर्भर थी?
जी आप जानते हैं ये सटीक अंदाज़ा देना मुश्किल है कि कितने न्यूयॉर्क वासी प्रभावित होंगे। हालांकि भाई हम जानते हैं कि इस प्रकार के मामले जिन्हें हमने पहले सूचीबद्ध किया है वही हैं जिन्हें हल करना सबसे जटिल होता है। और ऐतिहासिक रूप से उन्होंने जो लंबा समय लिया है, साथ ही साथ जो बैकलॉग बनता है, उसका मतलब न केवल उन न्यूयॉर्क वासियों के लिए परिणाम है जो इन मामलों को इस अदालत में ला रहे हैं, बल्कि इसके प्रभाव पूरे हाउसिंग कोर्ट सिस्टम तक फैलते हैं। मैं 7A पर कुछ अतिरिक्त विवरणों के लिए हाउसिंग एंड प्लानिंग के हमारे डिप्टी मेयर को यह सौंपने जा रहा हूँ। ओह, वास्तव में हम कमिश्नर डिनोलिवी को बुलाएंगे। हाँ, तो 7A वाले सवाल पर जाहिर है कि यह एक ऐसा टूल है जो HPD के पास कई सालों से है, लेकिन इन बहुत मुश्किल मामलों में एक चुनौती यह है कि वास्तव में गंभीर रूप से लापरवाह मालिक को हटाने में लगने वाले समय का मतलब है कि इमारतें लगातार खराब होती रहती हैं, जिससे वे और भी महंगी हो जाती हैं। आखिरकार शहर को आकर उनकी मरम्मत करनी पड़ती है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा टूल होगा जिसे हम अन्य टूल्स के साथ जोड़कर उन मकान मालिकों पर नकेल कसेंगे जो अपनी इमारतों के प्रबंधन में जानबूझकर लापरवाही बरतते हैं। बढ़िया, विषय पर कुछ और सवाल लेते हैं। पैट्रिक, आपकी बारी। गुड मॉर्निंग मिस्टर Correct, मेयर। Alex. अच्छा, मेरा एक सवाल यहाँ कानूनी कार्रवाइयों के प्रकारों में से एक HP कार्रवाई के बारे में है, जो मकान मालिकों को मरम्मत करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही है। ये एक टूल भी है जिसे NYCH निवासी मरम्मत के लिए उपयोग करते हैं और मरम्मत के चलते उन्हें कभी कभी स्थानांतरित भी नहीं होना होता। पड़ता है। क्या यह रास्ता NYCH निवासियों के लिए भी खुला होगा ताकि वे ऐसे अदालती मामलों में तेज़ी ला सकें? और यदि हाँ, तो क्या यह पहल सिर्फ निजी मकान मालिकों को जवाबदेह ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि शहर की आवास एजेंसी को मरम्मत की ज़रूरतों के बड़े बैकलॉग का जवाब देने के लिए मजबूर करने के लिए भी है? आप जानते हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले यह बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि हमारे आवाज़ एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सार्वजनिक आवास निवासियों के लिए काम करना है, जिन्हें बहुत लंबे समय से सरकारी नीति द्वारा अनदेखा किया गया और पीछे छोड़ दिया गया है। और हमने ऐसा करने के प्रमुख तरीकों में से एक विशेष रूप से सार्वजनिक आवास के लिए कई अरब डॉलर की आवास योजना के आवंटन के माध्यम से किया है, और फिर इसके अलावा लक्षित निवेश करने के अतिरिक्त तरीकों की भी तलाश की है। हमने शुरुआती निवेशों में से एक रॉकवेज में हीट पंपों पर किया था ताकि एक विशिष्ट NYCHA आवास विकास को बदला जा सके। मैं वहाँ कुछ अतिरिक्त विवरण जोड़ने के लिए हमारे डिप्टी मेयर को यह सौंप दूंगा। धन्यवाद। तो HP कार्रवाइयों के मूल्यांकन के दौरान जो इस पर लागू होंगी, NYCHA को शामिल किया जाएगा। धन्यवाद। शानदार, विषय पर कुछ और। मैं बेन के साथ जाऊंगा। बस हमें आप तक माइक पहुंचाने के लिए एक पल दें। धन्यवाद। कैसा चल रहा है मिस्टर मेयर? काफ़ी अच्छा। 7A पर एक छोटा सवाल। कुछ अनुमानों के मुताबिक अभी सिर्फ 2 दर्जन सक्रिय प्रशासक हैं। इंजरमीस्प्रॉतिन और योजन के मुताबिक 7A के तहत ज़्यादा प्रशासनिक पद और प्रबंधन का हस्तांतरण होता है, तो क्या इसके लिए लाभकारी और गैर लाभकारी संगठन तैयार हैं? क्या कोई बैकलॉग या जांच प्रक्रिया पहले से चल रही है? हाँ, नमस्ते। तो हाँ, ये वास्तव में है ना? हमारे पास अभी कुछ 7A प्रशासक हैं जो सेवा दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक प्रक्रिया भी है जिसके द्वारा हम नए प्रशासकों को ले सकते हैं। इसलिए हम एक विशिष्ट सूची तक सीमित नहीं हैं, और हम जानबूझकर इसे निरंतर आधार पर खुला रखते हैं ताकि जैसे जैसे हमें और ज़रूरत हो, हम जिम्मेदार प्रबंधन कंपनियों और रिसीवरों को पहले से योग्य बनाकर मांग को पूरा कर सकें, जो कदम उठा सकें। तो बढ़िया। और बस एक और सवाल। राज्य सीनेट में एक बिल है जो एक और हाउसिंग कोर्ट सब पार्ट पेश करेगा। मेरा मानना है कि 10 से कम यूनिट वाली इमारतों और किफ़ायती आवास इमारतों के लिए, विशेष रूप से बेदखली के मामलों के लिए, उस बिल पर आपका क्या रुख है, और क्या आप आज जो घोषणा कर रहे हैं वह उस विशिष्ट प्रक्रिया में अधिक दक्षता के लिए उस प्रयास में मदद करती है? हाँ, मुझे लगता है कि हम उस बिल पर आपके पास वापस आएंगे। क्या आपके पास बिल नंबर है? ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे पास विषय पर कुछ और सवालों के लिए समय है। जनिकी। नमस्ते मिस्टर कैसा मेयर। चल रहा है? आज लिखिए। मैं सोच रही थी कि क्या आप इस बारे में बात कर सकते हैं कि आप वास्तव में लापरवाह मकान मालिक और उस मकान मालिक के बीच कैसे अंतर करते हैं जो कहता है कि वे बस बॉयलर बदलने या लिफ्ट बदलने का खर्च नहीं उठा सकते क्योंकि लागत राजस्व से अधिक हो रही है। आज हम जिन मामलों की बात कर रहे हैं वे कुछ सबसे गंभीर मामले हैं। हम उन मामलों की बात कर रहे हैं जहां इमारत का 1/3 हिस्सा किसी तरह के गंभीर उल्लंघन का सामना कर रहा है। ऐसे मामले जहां हमारे पास लिफ्ट खराब पड़ी है
और जब कानून के पालन की बात आती है तो यह अनिवार्य है कि हर कोई इसका पूरी तरह से पालन करे। और बहुत लंबे समय से हमारे शहर में आवास से संबंधित मामलों में इस बात को शायद गंभीरता से नहीं लिया गया है। यदि कोई मकान मालिक कानून के दायरे में रहकर काम करने में पूरी तरह से असमर्थ है तो उन्हें उस संपत्ति का मालिक बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं उनके न्यूयॉर्क वासियों के लिए अविश्वसनीय परिणाम होते हैं। रेंटल रिप ऑन सुनवाई में से एक में मैं एक किराएदार के सामने बैठा था जिसने मुझे अपने एक पड़ोसी का वीडियो दिखाया जिसे अपने विकलांग बच्चे को सीढ़ियों से ऊपर ले जाना पड़ा क्योंकि वह लिफ्ट ख़राब थी। आप उन बुज़ुर्गों की बात कर रहे थे जो इमारत की 100वीं मंजिल पर रहते हैं। वे वहाँ ऊपर कैसे जाएंगे या वहाँ से नीचे कैसे आएंगे? और ये ऐसी चीज़ें हैं जो अलग थलग नहीं हैं। और मेरा मतलब ये है कि हर थोड़े समय में मैं प्रेस कोर और हमारे कैमरों के सामने खड़ा होता हूँ और मैं हीट इमरजेंसी की बात कर रहा होता हूँ, मैं आने वाली कड़ाके की ठंड की बात कर रहा होता हूँ और हम न्यूयॉर्क वासियों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ भी वे हों। ये वे चीज़ें हैं जो उन न्यूयॉर्क वासियों के अलगाव को भी बढ़ाती हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन कानूनों का वास्तव में पालन किया जा रहा है। बढ़िया। विषय पर कोई और सवाल? हाँ, पीछे वाले सज्जन। मैं चपाटी गाना बजाने वाला था लेकिन हम बस इंतजार करेंगे। नमस्ते तो आपका कैसा चल रहा मेयर, है? मैं एएम न्यूयॉर्क से मैक्स हूँ। कैसा चल रहा है एएम न्यूयॉर्क के मैक्स? मैं परिवर्तन के बारे में पूछना चाहता था। आप जानते हैं क्या होता है जब ये मामले 5 दिनों के बाद अदालत में वापस नहीं आते हैं, और आपने ओसीए के साथ इन नए नियमों पर उनके जजों को मार्गदर्शन देने के बारे में किस तरह की बातचीत की है? हाँ, मैं सबसे पहले ओसीए को उन सभी कामों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनकी वजह से आज ये मुमकिन हो पाया है और मुझे लगता है कि वे तालियों के हकदार हैं क्योंकि हमें पता है कि ये सही कदम है। इसे पूरी तरह लागू करने के लिए अभी भी बहुत काम बाकी है और ओसीए और इस कमरे में मौजूद कई अन्य लोग इसे मुमकिन बना रहे हैं। मैं इस सवाल पर आगे बात करने के लिए अपनी टीम के एक सदस्य को माइक सौंपता हूँ। हाँ, तो बिल्कुल साफ कर दूं, जब हम पहली बार ये विचार लेकर आए थे तो हमने देखा कि हमारे पास ऐसे मामले थे जैसे आप यहाँ हम इन बोर्ड्स पर नज़र डाल रहे हैं जो कि कई महीनों से यहाँ यूं ही लटके हुए थे। लीगल एड के सभी वकीलों और एचपीडी के उन तमाम वकीलों से विस्तृत चर्चा करने के बाद जो अक्सर इस तरह के कानूनी मामलों को लड़ेचते हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि हमें इस प्रक्रिया को और तेज़ करने की सख्त ज़रूरत है ताकि हमारे किराएदारों की परेशानियाँ और अधिक न बढ़ें। फिर उसी सवाल पर आएँ तो हम उल्लंघन नोटिस जारी करते हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर मकान मालिक नियमों का पालन करना चाहें तो एचपीडी के साथ मिलकर वे ऐसा कर सकते हैं। तो ये असल में उन मकान मालिकों के लिए है जिन्हें चेतावनी दी गई, नोटिस दिया गया, उल्लंघन के मामले दर्ज हुए, फिर भी वे कानून मानने से इनकार करते रहे। हम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और अब एक साफ समय सीमा तय कर दी है ताकि किराएदारों को इंसाफ के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार न करना पड़े। जी, आपका शुक्रिया। और आगे बढ़ने से पहले मैं स्टेट सीनेटर कैवनॉ का परिचय कराना चाहता हूं जो इस बारे में कुछ शब्द कहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मिस्टर मेयर, इस फोटो में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। बस संक्षेप में देर के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सबवे में कुछ गड़बड़ हो गई थी, लेकिन मैं यहाँ ज़रूर आना चाहता था क्योंकि हमने शहर और राज्य के हाउसिंग संकट को सुलझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। हमने अपने रेंट कानूनों और किराएदारों की सुरक्षा करने वाले कानूनों को मजबूत किया है। हमने जोड़ा है शुक्रिया लीगल एड। हमने गुड कॉज बेदखली के नियम जोड़े हैं। हमने नए घर बनाने और जो घर हमारे पास हैं उन्हें सुरक्षित और स्थिर करने के लिए भारी निवेश किया है। शंडियारी हमने अपने रेगुलेटरी सिस्टम में बदलाव किए हैं जिन पर शहर काम कर रहा है ताकि नए घर बनाने और कमर्शियल इमारतों को रिहायशी घरों में बदलने की बाधाओं को दूर किया जा सके। और इसी साल हमने मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के साथ मिलकर उन मकान मालिकों पर नकेल कसने के लिए कुछ सुरक्षा नियम जोड़े हैं जो किराएदारों को परेशान करने के लिए आपराधिक मुकदमे के हकदार हैं। लेकिन एक ऐसी ज़िद्दी समस्या रही है जो लंबे समय से बदलाव और सुधार के रास्ते में खड़ी डीडी है, और ये वो स्थिति है जिसके बारे में हम सभी जनप्रतिनिधि हमेशा सुनते रहते हैं। ये एक ऐसी इमारत है, एक मल्टी फैमिली बिल्डिंग, जहां प्रॉपर्टी का मालिक इमारत का रखरखाव इस तरह करने में असमर्थ या अनिच्छुक है कि वो रहने लायक बनी रहे और लोगों के रहने के लिए एक सभ्य जगह हो।
पर इसका मतलब है कि किराएदार लंबे समय तक भयानक स्थितियों में रहते हैं, अक्सर लंबे समय तक अपने घरों से बेघर रहते हैं। समाधान यही है कि हम इन मामलों का जल्द निपटारा करें और आहत दिलाएं कि किराएदारों को इंसाफ मिले और लोग अपने घरों में वापस जा सकें। तो मैं यहाँ मेयर और उनकी शानदार टीम, उनकी हाउसिंग टीम और जज अली और स्लोन और OCA के उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करने आया हूँ जो इसे सुलझाने के लिए साथ आए। ये एक दुर्लभ सहयोग है जहाँ शहर और अदालतें वाकई मिलकर एक मुश्किल समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी खबर है। मैं इस सारे काम के नतीजे देखने के लिए उत्सुक हूँ। शुक्रिया। नहीं, बढ़िया। और चलिए हमारे वक्ताओं को फिर से धन्यवाद। हम स्टेज खाली कर रहे हैं। अब 1 मिनट के लिए कुछ ऑफ टॉपिक सवाल लेंगे। शुक्रिया। तो हम कुछ ऑफ टॉपिक से शुरू करेंगे। हॉली, मैं बस हमें 1 सेकंड दीजिए ताकि माइक पहुंचा सकें। आज काफी बड़ा हॉल है। नमस्ते मिस्टर मेयर, सब कुछ नमस्ते बढ़िया हॉली। है। आप कैसे चल रहा हैं? है? सब ठीक है? ठीक है। RSS के बारे में एक सवाल। भारतीय दक्षिणपंथी अर्धसैनिक संगठन इस वीकेंड मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक रैली करने की योजना बना रहा है और इस रैली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें से एक अभी सिटी हॉल में चल रहा है, मुझे लगता है। शाहाना हनीफ, ब्रैड लैंडर और लिंकन रेसलर सभी ने इसे रद्द करने की मांग की है। रैली के विरोधी भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ RSS के व्यवहार का हवाला देते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपने आवाज़ उठाई है, तो बस इस पर आपका रुख जानना चाहती हूँ। और फिर मेरा ओपन प्राइमरीज के बारे में भी एक सवाल है। आप मुझे सवाल दे सकती हैं? खैर, आपके कैंपेन का पूरा मकसद वोटर्स का दायरा बढ़ाना था। उस वायरल वीडियो से ट्रंप के वोटर्स तक आपकी पहुंच बनी, जबकि बहुत से लोग आपकी उम्मीदवारी को हाँ जी। गंभीरता से नहीं ले रहे थे। फिर आपने पैठ बनाई, दायरा बढ़ाया और ज़्यादा लोगों को वोट के लिए रजिस्टर कराया। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये बात अब ओपन प्राइमरीज का विरोध करने से कैसे मेल खाती है, जो मुझे लगता है कि 10 लाख से ज़्यादा गैर संबद्ध वोटर्स को इस प्रक्रिया जी का हाँ, हिस्सा बनने की अनुमति देगा। मेरा मानना है कि हमारे इस कैंपेन ने यह दिखा दिया है कि मौजूदा सिस्टम ज़्यादा लोगों की भागीदारी के खिलाफ नहीं है, और असल में ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना कैंपेन कैसे बनाते हैं, आप लोगों तक कैसे पहुंचते हैं, और ये भी कि क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रजिस्टर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन वहां बदलने के लिए जहां वे असल में रहते हैं, और ये भी कि आप जो भी राजनीतिक गठबंधन बना रहे हैं उसमें उनके लिए वाकई कोई जगह है। और चुनाव के अंत में मुझे लगता है कि हमें 10 लाख से ज़्यादा वोट मिले, जो मुझे लगता है कि 60 के दशक के बाद ऐसा करने वाला पहला मेयर कैंपेन था। मुझे नहीं पता कि लिंडसे के बाद से, और इसने मुझे दिखाया कि ज़्यादा न्यूयॉर्क वासियों को साथ लाना मुमकिन है। ये आपके बनाए नियमों का सवाल नहीं है, ये इस बात का भी सवाल है कि आप उनके साथ कैसे जुड़ना चाहते हैं। तो मैं इस सवाल को ऐसे देखता हूँ। और फिर आप जानते हैं, मैं यहाँ हमारे शहर के इतिहास में पहले भारतीय अमेरिकी मेयर के रूप में भी खिड़िरिया हूँ, और मेरी माँ का परिवार अभी भी भारत में ही है। और भारत का जो नज़रिया मुझे मेरे परिवार ने सिखाया और जिससे मैं बड़ा होते हुए बहुत परिचित था, वो एक बहुलवादी समाज का था, एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का, जो भारत के हर एक व्यक्ति की अपनी जगह होने में विश्वास रखता था। ऐसे आंदोलन का उदय देखना बेहद परेशान करने वाला है, जो पूरी तरह बहिष्कारी नज़रिए पर टिका है। मैं इसका कड़ी अच्छा विरोध करती हूँ, न केवल एक भारतीय अमेरिकी के तौर पर, बल्कि उस शहर की मेयर के रूप में भी, जो हर इंसान की जगह होने में विश्वास रखता है, चाहे उनका रंग, नस्ल, धर्म या मूल कुछ भी हो। लेकिन क्या इस वीकेंड MSG रैली रद्द कर देनी चाहिए? मैं रैली का समर्थक नहीं हूं, पर मुझे नहीं पता कि शहर को निजी कार्यक्रम रद्द करने का हक है या नहीं। क्या, धन्यवाद। कुछ और ऑफ टॉपिक सवालों के लिए समय है। निक, आप पूछिए। कैसे हो निक, एस्टोरिया का अपना बंदा? काफी दिनों से दिखे नहीं। क्या चल रहा मुझे है? पता है, मैंने एक बार निक का दरवाजा खटखटाया था ये जाने बिना कि वो सच्ची कहानी। हाँ, वो बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले ये स्वेटशर्ट्स। सब क्या था? हाँ, वाह। सही कहा। लेकिन मैं और निक, हम तो बिल्कुल भी नहीं। सही कहा। मेरा पार्टनर और मैं, नहीं, और वो बहुत शर्मनाक था। क्या वो मिडिल पर ही था? क्या खैर, था? असल में बात तो ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे माफ कर दे। क्या आप शहर की नीति में ऐसे बदलावों के बारे में जानते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों के वर्क वीज़ा, खासकर H1B पर संघीय बदलावों के कारण हुए हैं?
ट्रंप प्रशासन ने आपके पद संभालने से पहले नियोक्ताओं द्वारा प्रायोजित हर वीज़ा पर $100,000 का नहीं शुल्क तो लागू किया था। तो इसने आप जानते हैं पूरे देश में वर्कफोर्स को प्रभावित किया है, अस्पतालों, गैर लाभकारी संस्थाओं को। क्या आप जानते हैं कि इसने शहर की सरकार को बिल्कुल भी प्रभावित किया है? अभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हम उस सवाल पर आपसे फिर संपर्क करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम डाना के पास जा सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते, अच्छा, जी। असल में एक संबंधित सवाल पर आप जानते हैं, अब जबकि कुछ हफ्ते बीत चुके हैं, क्या आपके पास इसका हिसाब है कि शहर को कितने टीपीएस प्राप्तकर्ताओं से नाता तोड़ना पड़ा है? और क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप जानते हैं किन खास एजेंसियों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा? हम सटीक संख्या के बारे में आपसे फिर संपर्क कर सकते हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि ये शहर के विभिन्न विभागों के कर्मचारी थे जिन्होंने शहर को महत्वपूर्ण सेवाएं दी। यही कारण है कि मैंने राष्ट्रपति से सीधे हाइटियन और सीरियाई अमेरिकियों समेत उन सभी के लिए टीपीएस बढ़ाने की बात की है जिन्हें अब इस दर्जे से वंचित कर दिया गया है। हम एक ऐसे दर्जे की भी बात कर रहे हैं जिसे लोगों के समूहों को उन देशों में वापस जाने से बचाने के इरादे से बनाया गया था जिन्हें अस्थिर माना गया था। और जब आप आज हैती की स्थितियों को देखते हैं तो ये विचार कि हम इस समय हाइटियन अमेरिकियों को वापस भेज देंगे, मेरे लिए उस चीज़ के साथ विश्वासघात है जिसके लिए टीपीएस असल में खड़ा है। और हम संघीय सरकार से उस लिए गए फैसले को बदलने के लिए अपनी अपील लगातार जारी रखेंगे। बढ़िया। और हम जोशी के पास जाएंगे। नमस्ते मेयर, हॉली के सवाल पर नमस्कार जैसी जी। आगे बढ़ते हुए, क्या आप असंबद्ध मतदाताओं को समर्थक मानते हैं या राजनीतिक खतरा? मेरा एक और सवाल भी है। मैं हर उस व्यक्ति को जो वोट देने के लिए पंजीकृत है एक संभावित समर्थक के रूप में देखता हूं, और सच कहूं तो हर उस व्यक्ति को जो हमारे शहर में रहता है। और आप जानते हैं, मेयर के रूप में मेरा काम हर किसी की ज़रूरतों को पूरा करना है, चाहे वे मेरे बारे में कैसा भी महसूस करें, या उन्होंने मुझे वोट दिया हो या उन्होंने वोट दिया ही ना हो। और जब मैं चुनाव लड़ रहा होता हूं तो मैं हर किसी से बात करना चाहता हूं। हम यहाँ ओपन प्राइमरीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक बेहद प्रतिस्पर्धी जनरल चुनाव भी लड़ा है जहाँ आपको हर एक व्यक्ति से संवाद करना पड़ता है, चाहे उनका पार्टी रजिस्ट्रेशन कुछ भी क्यों ना हो। हॉली ने ट्रंप के वोटर्स तक अपनी पहुंच बनाने के विषय का जिक्र किया था। चुनाव के अंतिम दौर तक न्यूयॉर्क में ट्रंप के हर 10 में से एक वोटर ने हमारे कैंपेन को अपना वोट दिया था। और इसलिए मेरे लिए ये किसी को इस आधार पर वर्गीकृत करने के बारे में नहीं है कि वे आपके साथ हैं या आपके खिलाफ, ये उनसे पूछने के बारे में है। आप शहर की सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं, आप अपने जीवन में किन संघर्षों का सामना कर रहे हैं, और हम असल में उसमें आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल, जूली मैनन कल परिवहन विभाग से सिटी बाइक सवारों के लिए उम्र सत्यापन पर बातचीत फिर शुरू करने को कह रही थी। मैं ही तो हूँ। आपके प्रशासन ने इस साल बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग रोकने में हस्तक्षेप किया था। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या सिटी बाइक्स के लिए कड़ा उम्र सत्यापन जरूरी है? देखिए, आप तो जानते ही हैं कि पिछली सरकार ने एक समाधान के तौर पर इसके समर्थन को हासिल करने के लिए लिफ्ट से संपर्क साधा था। और जब हमने कार्यभार संभाला तो हमें इसके कार्यान्वयन से जुड़े हुए कई गंभीर जोखिमों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया था। इसमें वे जोखिम भी शामिल हैं जो न्यूयॉर्क शहर में नाबालिगों के डेटा के रखरखाव और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस तरह के डेटा की प्रभावकारिता पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, और यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस पूरे कार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य आखिर है क्या, चाहे वह उम्र की पुष्टि करना हो या फिर कोई और अन्य कारण जो भी हो। और इसीलिए इस तरह के कार्यक्रमों की जो आलोचनाएं सामने आई हैं उनके बारे में विस्तार से जानने के बाद मेरे मन में वे संदेह आज भी पूरी तरह से बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि हमने पिछले कुछ महीनों में जो देखा है वो ये है कि जब ई बाइक के साथ सुरक्षा की कमी की बात आती है तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा असल में उन ई बाइक की खरीद और बिक्री से आता है जो स्पष्ट रूप से न्यूयॉर्क शहर के कानून का उल्लंघन कर रही हैं। इसी कारणवश हमने 40 से भी अधिक रिटेलर्स को औपचारिक रूप से सीज एंड डिजिस्ट नोटिस जारी किए हैं, जो कि हमारे शहर की सीमाओं के भीतर अवैध गति वाली ई बाइक और ई स्कूटरों की बिक्री करते हुए पाए गए थे। बढ़िया, कुछ और सवाल लेते हैं। ग्लोरिया के बाद मैट का आखिरी सवाल होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मेयर साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया, शुक्रिया। मेरे पास 2 सवाल हैं। पहला, यूएस ओपन की उस नई पहल पर जिससे न्यूयॉर्क वासियों के लिए टिकट सस्ते और सुलभ होंगे, और दूसरा एक अलग विषय पर है। ठीक है, खैर हाँ, हम बहुत उत्साहित हैं कि आज हमने घोषणा की है कि हमने न्यूयॉर्क वासियों के लिए 1000 रियायती टिकट सुरक्षित किए हैं जो $100 प्रति टिकट पर बेचे जाएंगे। वे कल सुबह 10 बजे बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, और हमारे शहर में रहने वाले किसी भी न्यूयॉर्क वासी को बस अपना जिप कोड देना होगा। वे अपने लिए और एक और भाग्यशाली व्यक्ति के लिए टिकट खरीद सकते हैं।
पहले पाव के आधार पर होगा, मजाक के तौर पर कहूँ तो। और हम इसके बारे में उत्साहित हैं क्योंकि हमारे शहर में रहने की खूबसूरती का एक हिस्सा दुनिया भर के कुछ सबसे बड़े खेल आयोजनों का अनुभव करना भी है। और यूएस ओपन एक ऐसा आयोजन है जिससे बहुत से न्यूयॉर्क वासियों की सुखद यादें जुड़ी हैं। और फिर भी हमने जो देखा है वो ये है कि कई खेल आयोजनों की तरह लागत बढ़ती जा रही है और कई न्यूयॉर्क वासियों को ऐसा लगता है जैसे उन्हें इस तरह की किसी चीज़ का हिस्सा बनने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो जैसे हमने वर्ल्ड कप के लिए रियायती कीमत पर 1000 टिकट सुरक्षित किए थे, हमने यूएस ओपन के साथ भी वैसा ही किया है। और हमारा मिशन है हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूयॉर्क वासियों को इतने शानदार आयोजन का हिस्सा बनने के लिए ला सकते हैं। मेरा अगला सवाल हकीम जेफरीज पर है। कल आपने उनका जिक्र किया था, आपने उन्हें स्पीकर के लिए समर्थन देने की बात कही थी, पर क्या आपको पता है कि हाल ही में उन्होंने जेरेड कुशनर से मुलाकात की है? मैं सोच रही थी कि क्या उस रणनीति पर आपके कोई विचार हैं और क्या आपने उनसे इस बारे में बात की है कि मध्यावधि चुनाव के बाद संभावित बहुमत से पहले डेमोक्रेट्स को किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? नहीं, सच कहूं तो मेरे पास इस विषय पर अभी कोई विशेष विचार नहीं है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैं कांग्रेस सदस्य जेफरीज के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ हूं और हमारी बातचीत का सिलसिला हमेशा इसी एक मुख्य बात पर आधारित होता है कि हम अपने शहर की बेहतरी के लिए और क्या कुछ कर सकते हैं, हम न्यूयॉर्क वासियों के लिए क्या कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसकी हम दोनों को बहुत परवाह है। और जब मध्यावधि चुनाव के बाद के जीवन की बात आती है तो एक मुझे उम्मीद है कि हम सदन को वापस लेने का जश्न मना रहे होंगे, और दो, मुझे हमेशा उम्मीद रहेगी कि उस समय हम बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे होंगे कि हम किसके लिए खड़े हैं। हम काफ़ी समय से जानते हैं कि हम एक ऐसे संघीय प्रशासन के खिलाफ खड़े हैं जो कई कामकाजी वर्ग के अमेरिकियों की अपने दैनिक जीवन को वहन करने की क्षमता के खिलाफ क्रूर और दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है। लेकिन हमारा एजेंडा क्या है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, और यही वह चीज़ है जिसे हम यहाँ न्यूयॉर्क शहर में स्पष्ट करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए एक एजेंडा है जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया है। ये उन लोगों के लिए एक एजेंडा है जो दिन भर काम करते हैं और फिर भी उनके पास किराने का सामान खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। और मैं उन डेमोक्रेट्स की संख्या देखकर उत्साहित हूं जो प्राइमरी में चुने गए हैं, चाहे वह क्लेयर वॉल्डेज हों, डारेल सेवेलियर हों, ब्रैड लैंडर हों या अन्य। और अब हम उम्मीद करते हैं कि इसे बहुमत में बदल सकेंगे। बहुत बढ़िया। और फिर हमारे आखिरी सवाल के लिए मैट, धन्यवाद। मेयर साहब, क्या गुस्तावो गोर्डिलो को एनवाईटी से झूठ बोलने, डीएसए में फुल टाइम काम के लिए नौकरी पर झूठ बोलने और यूनियन कार्यकर्ताओं का साथ न देने पर इस्तीफा देना चाहिए? आप जानते हैं डीएसए में डी का मतलब डेमोक्रेटिक है, और मैं इसे संगठन और उसके अपने मतदान पर छोड़ता हूं कि वह अपने नेताओं के रूप में किसे चुन रहा है। और मुझे लगता है कि हमने गुस्तावो के साथ जो देखा है और हमने उन अन्य लोगों के साथ जो देखा है जो एक निष्पक्ष, अधिक किफ़ायती न्यूयॉर्क की लड़ाई में है, वह यह है कि उनका ध्यान इसे एक ऐसा शहर बनाने पर है जिससे हर कोई जुड़ सके। और मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ जो इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.